सही, सही। तो अब आते हैं हमारी स्पेशलिटी, जैसे कि आपको पता है इनफर्टिलिटी है, रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में हार्मोनल इम्बैलेंस। सर इस पे कुछ रोशनी डालें कि इसका क्या रोल है? मुझे लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब आप महँगे टेस्ट करवाती हैं। तो आपको हाँ पता है हाँ, हार्मोन की सेंसिटिविटी टेस्ट तो वाक़ई महँगे होते हैं, लेकिन उसमें अवकाश पता बिल्कुल। चल जाती है। तो आप क्या इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कह लें करेंगे कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस? हमारा जो जनूबी पंजाब है काफ़ी हद तक यहाँ पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं। जी, लेकिन बात ये है कि अगर वो टेस्ट करवा के बीमारी को डिग आउट कर लें ना, तो वो बहुत बड़ी नेमत है। तो बिल्कुल। मेल और फीमेल में जो इनफर्टिलिटी की वजूहात हैं, काफ़ी सारी वास्ट कैटेगरी है। तो जी, फीमेल बिल्कुल। में ख़ास तौर पे जो एनओवुलेटरी साइकिल्स हैं, जैसे आप कहते हैं कि 25 से 35 दिन का एक नॉर्मल साइकिल है, उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस है 35 से जिनके बढ़ जाते हैं, जैसे ओलिगोमेनोरा के साथ प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, या कुछ वो साइकिल शुरू में आया, बाद में आया नहीं, सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ आ रहे होते हैं। इनमें कुछ हार्मोनल टेस्ट परफ़ॉर्म करके डिग आउट करना होता है कि बीमारी कहाँ लाई कर रही है। क्योंकि इनफर्टिलिटी में फीमेल में ज़्यादातर ओवुलेशन का इश्यू हो रहा होता है, ओवरीज़ बिल्कुल। के मसाइल कह लें, या फिर जी, मोर उसकी देन ट्यूब। 80% ओव्यूलेटरी डिस्फंक्शन होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जी। या फिर उसके ट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनमें कोई इश्यू हो। तो ओवुलेशन का ज़्यादातर सेगमेंट सामने आ रहा होता है। उनमें जैसे आप एलएच, एफएसएच, खास तौर पे एफएसएच जो ओवेरियन रिज़र्व को ज़ाहिर कर रहे होते हैं कुछ हार्मोन, एस्ट्रोजन है, एफएसएच है और एएमएच है। ये 3 जो मेन टेस्ट हैं, जो आप फॉलिकुलर फेज़ में आप कराते हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनके ओवरी का रिज़र्व कैसा है, और इनसे हम डिग आउट कर सकते हैं कि इस ओवरी से हम अंडे की प्रोडक्शन ले सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इनिशियल फीमेल में तो आप रिप्रोडक्टिव टेस्ट फॉलिकुलर फेज में परफॉर्म करने के बाद फिर आप देखते हैं कि अगर ये टेस्ट बिल्कुल ठीक है, तो फिर अब बंदा सोचता है नेक्स्ट स्टेप में इनमें क्या-क्या चेंजेस हैं। खास तौर पे जो एफएसएच है, जैसे वैल्यू 10 है तो इनिशियल डिस्टर्बिंग की तरफ जा रहा है। अगर 30 है तो फिर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हम ऑलमोस्ट लेवल कर लेते होते हैं। इसमें खास तौर पे फीमेल में एज भी बहुत मैटर करती है। अगर 35 प्लस में है, तो फिर वो एक रिप्रोडक्टिव एज बड़ी एक रिस्की हो जाती है फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने डिग आउट करना होता है कि इसका मसला ओवरी के अंदर है या कुछ ऐसी चीजें हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, लाइक मसलन प्रोलैक्टिन बड़ा होता है, जैसे गैलेक्टोरिया के साथ कुछ मरीज प्रेजेंट कर रहे जी, होते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि छाती से दूध आ रहा है जी हमारा, अगर प्रेग्नेंट भी नहीं है और फीडिंग भी नहीं करा रही, तो उसकी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं। कुछ पेशेंट आते हैं जी हमारे चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल हो गए हैं जी, वो मेल पैटर्न टाइप उनमें एलएच होने लेवल बढ़ा जाते हैं। हुआ होता है पीसीओएस में हाँ, पेशेंट्स में। उनमें फिर हम साथ देखते हैं कि एंड्रोजन लेवल लाइक टेस्टोस्टेरोन फिर हमें देखना पड़ता है कि उनके लेवल्स तो नहीं बढ़े बिल्कुल। हुए, जिनकी वजह से, और फिर हम ऑनसेट ऑफ सिम्पटम पे भी डिपेंड करता है। तो वो जो हिर्सुटिज़म जो एक्स्ट्रा बॉल हैं, वो बहुत जल्दी से आना शुरू हो गए 6 से 8 महीने में, या फिर कह लें कि 2-3 साल से चल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिग आउट करते हैं कि वो जो एंड्रोजन की मिकदार बढ़ रही है, वो ओवरी की तरफ से है या फिर एड्रिनल की तरफ से है। उसके अकॉर्डिंग उसको भी हम डिग आउट कर रहे होते हैं। और कुछ कॉजेज़ होती हैं कि जैसे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़े हुए हों, तो उन पेशेंट्स में हम वर्कअप में देख रहे होते हैं कि ये जो प्राइमरी एमेनोरिया है या फिर प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म है या सेकेंडरी है। कुछ पिट्यूटरी कॉजेज़ भी हैं। कुछ ख़वातीन अब जैसे आप देखती होंगी कि यंग लेडी जो कि एनोरेक्सिक होती हैं, जो कि खुद से डाइटिंग कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा। जी, डाइटिंग जो बिल्कुल। अपनी बीएमआई 18 से कम वाले कह लें, या कुछ एथलीट्स हैं बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उनमें भी ये सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर की ग्रोथ का मसला हो रहा होता है कि उनकी चेस्ट की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, और दूसरा कह लें कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं स्टार्ट हो रहे। उन पेशेंट में हम डिग आउट करते हैं, वो फिर कुछ हद तक फंक्शनल कॉजेज़ को भी हम देखते हैं। वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे हार्मोन की प्रॉपर एक्सिस काम नहीं कर रही होती। और कुछ पेशेंट्स में कह लें कि ऊपर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के एरिया में कोई मसला हो, तो फिर हम एमआरआई को भी टेस्ट करते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल को भी देखते हैं। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल बजाय पेशेंट घबरा जाता है कि जी अरे डॉक्टर साहब ने तो ये हार्मोन्स के बड़े-बड़े टेस्ट करवा दिए। और बाज़ औक़ात जो हार्मोनल प्रोफाइल होती है, इनमें रिपीट का भी कराना पड़ता है। अभी एक दफ़ा ठीक नहीं आया तो एक दफ़ा रिपीट करके देख लें, जैसे थायराइड बिल्कुल। वालों में। तो और ये ये कि बात मेल अब में भी तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है ना, अगर उसकी रिपोर्ट में, सीमन बिल्कुल, की रिपोर्ट हाँ, में कुछ वीकनेस आ रही है, बिल्कुल। तो मेल में हम हम
मेल की टेस्ट हाँ, कोई नहीं करवाता, हालांकि ये भी तो जरूरी है कि अगर प्रॉब्लम आ रहा है मेल की रिपोर्ट में सीमन की, तो आप आपने क्या अक्सर कहते हैं, देखा टेस्ट होगा करवाने कि चाहिए हार्मोन के मेल इनफर्टिलिटी में? बिल्कुल बिल्कुल कराना चाहिए। एक तो मेल में मैं बताना चाहूंगा कि सीमन का टेस्ट तो एक कॉमन है, जो कि सोचा जाता है कि मेल फैक्टर को रूल आउट कर लें हम। अगर उसका एफएसएच नॉर्मल है, ओवुलेटरी साइकिल ठीक है, फिर हम पहले सोचते हैं कि हम इन्वेसिव ट्यूबल या दूसरे वर्कअप की बजाय पहले हम मेल फैक्टर को भी रूल आउट कर लें। तो उसमें एक तो सीमन एनालिसिस वेल एंड गुड, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका एग्जामिनेशन, मेल के अंदर अलामात क्या हैं, उसको लॉस ऑफ लिबिडो तो नहीं है, सेक्सुअल डिजायर ही ना हो उसमें। दूसरा कि कुछ जी उसमें बात बात इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि वो प्रॉपर इंटरकोर्स नहीं कर रहे होते जो रिकमेंडेड है। मियाँ बीवी का जो अजवाजी ताल्लुक नहीं इस्तवार हो रहा होता, मेल में कोई मसला है, तो सीमन एनालिसिस बाद की बात है, हिस्ट्री पहले इंपॉर्टेंट है। अगर उस मेल में शुगर पुराना मसला चल रहा है, उसकी वजह से कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक जो हम अक्सर देखते हैं कि एक तो उनका एग्जामिनेशन भी जरूरी है, नॉर्मल हाइट तो नहीं है, जैसे कैरियोटाइपिंग करा के हम देख रहे होते हैं कि क्लाइनफेल्टर के जिनकी टेस्टिकुलर बिल्कुल। रेट ऑफ हो रही होती है। अच्छा, कुछ यहाँ पे मैं एक बताना चाहूंगा कि वालदैन बच्चों को प्यूबर्टी को फीमेल हो या मेल हो, उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए, उनके जहन में होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन बच्चों की करनी चाहिए कि हमारे बच्चे की ग्रोथ, हाइट कैसे बढ़ रही है, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की दाढ़ी मूछें बच्चों में कैसे आएंगी, और जो प्यूबर्टी का मेल में साइन है वो टेस्टिकुलर वॉल्यूम है, उसका जी एग्जामिनेशन पे नजर रखनी चाहिए। क्या उसके बच्चे के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उसमें नफ्स का साइज है, टेस्टिस का वॉल्यूम है, ये सारी चीजें क्या एप्रोप्रिएट हाइट के साथ मूव कर रही हैं कि नहीं। बाज़ औक़ात अनडिसेंट टेस्टिस होते हैं और हम देखते हैं कि जी अडल्ट में जाके शर्म के मारे कोई बता नहीं रहा होता। तो जी वालिदैन बिल्कुल। को बच्चों के इस सेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन भी करनी चाहिए, उसका एग्जामिन भी करना चाहिए। और मेल में ये कॉमन काज है, कुछ बच्चों को मम्प्स निकलते हैं, उनके साथ आर्थराइटिस हो जाता है, टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन कह लें, इन्फेक्शन कह लें, उससे भी अगर डैमेज हो जाते हैं, टेस्टिस की वॉल्यूम कम पड़ जाता है, या फिर कुछ जी जो कैरियोटाइपिंग में बता रहे हैं जेनेटिक काजेस हैं, वो तो एग्जामिनेशन में पिक हो जाती हैं। तो इनमें भी जो टेस्ट आप कह रही हैं, हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कराना चाहिए, जिनमें लॉस ऑफ ठीक है। लिबिडो हो और जिनके अंदर डिजायर कम हो, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उनके फीचर भी हों, जैसे कि शेविंग फ्रीक्वेंसी कम हो मेल में, जी उसके जो एंड्रोजन के लाइक दाढ़ी मूछें प्रॉपर नहीं आई हुई, उनमें हम जी देखते हैं, एंड्रोजन लेवल करा के भी देखते हैं, और वो फास्टिंग में कराया जाता है। और उसके साथ साथ हम एफएसएच कराते हैं, मेल में भी एलएच एफएसएच बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो बड़े हुए हैं तो फिर हम टेस्टिकुलर एरिया की वजह ढूंढते हैं कि टेस्टिस में कोई मम्प्स की वजह से कोई मसला तो नहीं हुआ। अच्छा, कुछ पेशेंट, किसी को कैंसर डायग्नोज हो जाता है टेस्टिस का, कोई गिल्टी रसोली सी आ जाती है, तो रिकमेंडेड ये होता है कि हम अगर उसका टेस्टिकुलर वॉल्यूम शुरू में ठीक है, तो कीमो या रेडियोथेरेपी कराने से पहले उसे जो है ना स्पर्म सेव कर लेने चाहिए। जैसे फीमेल में एग की हम सेफ्टी वो कराते हैं। तो इस तरह की उनकी एजुकेशन भी ज़रूरी है, और वजह भी ढूँढनी चाहिए कि बाज़ बात कुछ पेशेंट्स अल्कोहल यूज़ कर रहे होते हैं। फीमेल में, मेल में, दोनों में स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपोगोनाडिज़्म की तरफ। और कुछ रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कुछ बॉडी बिल्डर मेल में ज़्यादातर कॉमन है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, उससे भी पिट्यूटरी एक्सिस सप्रेस हो जाती है। अगर एफएसएच प्रॉपर ना हो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होती और स्पर्म प्रॉपर नहीं बन रहा होता। और कुछ पेशेंट में जैसे ब्रोंकियोटेसिस के हैं, कुछ खांसी बलगम शुरू से चाइल्डहुड से चली आ रही होती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस की केसेस हैं, बिल्कुल उनमें ऐसे। उनमें वास डेफरेंस एब्सेंट होता है। होता ये है कि उन्हें एजोस्पर्मिया होता है, टेस्टिकुलर वॉल्यूम नॉर्मल होता है, उधर से हम काउंट कराते हैं तो एजोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया मीन्स कि काउंट कम है। फिर हम उसमें असेस करते हैं कि एग्जामिनेशन करके कहीं वास डेफरेंस ऑब्स्ट्रक्टिव काज तो नहीं है कि टेस्टिस की मूवमेंट में मसला हो, रास्ता ही नहीं है उनका। तो हम्म, सीमन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 39 मिलियन जो डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया है कि 39 मिलियन का स्पर्म का काउंट प्रॉपर होना जरूरी है, और उसमें स्पर्मेटोजुआ 15 मिलियन से ज्यादा हो। अगर 15 मिलियन से कम है तो फिर हम उसी एजोस्पर्मिया की तरफ, ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और ओलिगोस्पर्मिया एंड देन एजोस्पर्मिया। जी कोई स्पर्म नहीं आ रहा तो फिर एजोस्पर्मिया, वो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव की काज में आ जाता है। बिल्कुल।
मेल में भी इन फैक्टर्स का टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन कह लें, कुछ ड्रग की हिस्ट्री कह लें और कुछ हाइपोगोनाडिज्म के जो फीचर, कुछ लोगों को ब्रेन में ट्यूमर होता है और वो ट्यूमर जो है ना, कह लें कि ब्रेन पिट्यूटरी एक्सेस को सप्रेस कर रहा होता है, तो उससे हाइपोपिट्यूटरिज्म के साथ-साथ उनको भी हाइपोगोनाडिज्म के साइन आ रहे होते हैं। तो कुछ लोगों को जेनेटिकली जैसे कॉलमैन सिंड्रोम में हाइट ज़्यादा होगी, सेंसर जी स्मेल का मसला होगा और उनमें भी ये हाइपोगोनाडिज्म के फीचर अगर आ रहे हों, तो वो ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस वाली काबिल इलाज हैं। और जो जेनेटिक वाली है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है और उनमें भी कुछ हद तक ट्रायल अभी चल भी रहे हैं, कुछ हद तक कोशिश की जाती है कि जैसे क्लाइनफिल्टर में शुरू से अगर टेस्टिकुलर बायोप्सी करके स्पर्म रिट्राइव करके सेव कर लें, क्योंकि बाद में तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ नहीं जाना होता उसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर ये जो यंग बच्चियाँ आती हैं जिनके स्टार्ट में जब पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं तो इर्रेगुलर होते हैं। जी, जी। हाइपोथैलेमिक वही वही एनोवुलेटरी साइकिल चल रहे थे, हाँ, लेकिन हाँ। माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि एक बार पीरियड आए हैं और अब ठीक से नहीं आ रहे, साल हो गया है, बच्ची को पीरियड शुरू हुए हैं, 13-14 साल की एज है। तो इस एज जी। में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि उनके टेस्ट करवाने चाहिए या फिर उनको प्लेसिबो की तरफ लेके जाना चाहिए कि चलो साल 6 महीने में सेट हो जाएँगे पीरियड्स? हाँ, जी, बिल्कुल। ये इनिशियल जो है ना हम कहते हैं कि ये जो इनकी पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस जो दिमाग से कह लें कि वो मैच्योर नहीं होती। 1 से 2 साल तो इनके साइकिल में अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होती है, तो हम उन्हें ऑब्जर्वेशन का कहते हैं। और उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ की तरफ ज़रूर जाते हैं हम, कि उनका सही। बीएमआई हम निकालें, हाइट वेट के साथ कि उनका बीएमआई अगर 18 से कम है, तो हम उन्हें कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं कि अपनी इसकी न्यूट्रिशन बिल्ड करें, ताकि वो जो पिट्यूटरी एक्सिस से जीएनआरएच की पल्सटाइल सिक्रीशन है प्रॉपर हो और सेकेंडरी सेक्टुअल करैक्टर और ओवुलेशन ये जो आप कह लें कि मंथली साइकिल उनका रेगुलेशन की तरफ आ जाए। सही। पर इनिशियली हम उन्हें गाइड करते हैं कि ये एक्सेस अभी मैच्योर हो रही है, वेट एंड सी के साथ इनिशियल शुरू किया जा सकता है और अदर कॉजेज़ को भी हम देखना चाहिए। एनोवुलेटरी साइकिल्स के साथ आ रही हैं तो फिर हमें कोई हिर्सुटिज़्म कह लें, एक्ने, ऑयली स्किन कोई अदर फीचर भी साथ हम नोट सारे करने की देखने हैं। कोशिश करते हैं और गायनेकोलॉजिस्ट खास तौर पे फिर अल्ट्रासाउंड करके भी देख लेती है कि ओवरी में कोई सिस्ट वगैरह या जी किस तरह सर। का एलिमेंट तो नहीं है। खास तौर पे जिनका बीएमआई ज़्यादा हो। जी सर, पीसीओएस को तो हम लाज़मी रूल आउट करते हैं, बीएमआई जिनका ज़्यादा होता है बच्चियों का। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको अल्ट्रासाउंड पे पीसीओएस नहीं होता और उनका मून फेसिस होता है और कशिंग सिंड्रोम लाइक सिम्पटम्स होते हैं। तो क्या सीरम कॉर्टिसोल लेवल डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ नहीं मिलती, लेकिन बच्ची का वज़न बहुत ज़्यादा है, 100 केजी तक है और मून फेसिस बिल्कुल, है और सिम्पटम वो वाले हैं तो सारे, तो क्या हमें हाँ, उसके लिए सीरम कॉर्टिसोल लेवल करवा लेना चाहिए और चैलेंज बिल्कुल, टेस्ट भी बिल्कुल। करवाना चाहिए? हाँ, उसमें उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीओएस के पेशेंट जब भी अपने कुछ सिम्पटम के साथ हैं, तो हम 3 चीज़ें तो मेंशन है कि आप उनको रूल आउट करें। जैसे आपने बताया ये कुशिंग सिंड्रोम अगर उसके फीचर हैं और प्रोलैक्टिन लेवल उसका ज़रूर करवाएँ। अच्छा। माइक्रो माइक्रो प्रोलैक्टिन ऊपर प्रोलैक्टिनोमा पड़ा होता है और इवन कि कुछ अगर इवन गैलेक्टोरिया नहीं भी है, मेंस्ट्रुअल सिम्पटम के साथ भी पड़ा है पेशेंट, माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा के साथ भी कह लें कि हमें ये एनोमोटोसाइकिल मिल रहे होते हैं। तो 3 चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ ना, कुशिंग को और प्रोलैक्टिनोमा को और तीसरा कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया जो लेट ऑनसेट वाले होते हैं, जिनमें कह लें कि कार्टिसोल की डेफिशिएंसी एडिशन के साथ नहीं प्रेज़ेंट करते, वो लेट ऑनसेट वाले जस्ट एनोवुलेटरी साइकिल के साथ प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों को अच्छा। टेक आउट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए भी एक पैगाम है कि जो माशाल्लाह आप लोग पीसीओएस के पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जी। उनमें प्रोलैक्टिन और CH17 हाइड्रॉक्सी लेवल ज़रूर कराना चाहिए। अगर उनमें बीएमआई ज़्यादा है, कुशिंग गाइड पेशीज़ हैं, तो फिर आप मॉर्निंग कार्टिसोल लेवल ज़रूर करें। अगर वो 2 ज़्यादा आते हैं, तो फिर आप स्क्रीनिंग टेस्ट और सप्रेशन टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो सर कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया या लेट ऑनसेट एड्रेनल हाइपरप्लेजिया के लिए जो बेस्ट टेस्ट है वो क्या है? क्या अल्ट्रासाउंड पे एड्रेनल ग्लैंड नज़र आ जाते हैं कि हम उसका स्कैन करवा लें रेडियोलॉजिस्ट से या फिर हम हार्मोन टेस्ट करवाएँ? हाँ, हार्मोनल इनिशियल हार्मोनल ही है 17 हाइड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल। ये 17 फोलिकुलर फेज हाइड्रॉक्सी में प्रोजेस्टेरॉन लेवल पहले ब्लड लेवल करवा लें और उसके बाद अगर लेवल ज़रूरत हो पर तो
स्कैन उसमें भी कट ऑफ वैल्यू हैं, अगर डायरेक्ट एक ऑथेंटिक 30 मिलीमोल से बहुत ज्यादा है तो आप लेबल कर देते हैं। अगर 6 और 30 के दरमियान है तो फिर आप उसका फिर एसीपीएस स्टिमुलेटिंग टेस्ट के तौर पे भी उसको करते हैं। जब आप वो स्टिमुलेटरी देते हैं तो वो लेवल 2000 से बढ़ जाते हैं, तो फिर कन्फर्मेटरी की तरफ चले जाता है। 6 से बिलो है तो फिर उसको कहते हैं कि सीएच नहीं है, फिर आप उसी एंड्रोजन बढ़े हुए हैं और एनुअल ओवुलेटरी साइकिल्स हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा कि सीएच वाले लोगों में ना एक हम कहते हैं कि उनमें इम्पोर्टेंट ये क्लाइटोरोमेगाली या जेलिटिलिया की कुछ फीचर जो हाइपर एंड्रोजन्स की है ना, बॉल्डनेस कह लें और डीपनिंग ऑफ वॉइस कह लें, विरलाइजेशन जिसे कहते हैं ना, जी जी, पीसीओ विरलाइजेशन जी। वाले पेशेंट कभी विरलाइज नहीं होते। अगर अच्छा सीएच आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, अगर पेशेंट विरलाइज है फिर आप 17 हाइड्रोक्सीप्रोसान और इन चीजों की तरफ जरूर सोचेंगे। अगर उनकी क्लाइटेरोमेगाली है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, बॉल्डनेस है, फिर आप सोचेंगे कि डेफिनेटली इनमें सेकंड सीएच का मसला हो सकता है। पीसीओज में सही। कभी विरलाइज नहीं होते, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलीसिस्टिक होते हैं या हाइपर एड्रेनलिक सिम्टम के साथ होते हैं या फिर एनोवुलेटरी या ओलिगोमेनोरिया के साथ होते हैं। और कुछ हद तक उनमें भी हार्मोनल जो एलएचएफएसएच की रेशियो, ये स्कैन सपोर्टिव टेस्ट है, वो करा के भी देख सकते हैं पीसीओज पॉइंट ऑफ सही। व्यू और सर ये जो लेट एज में मेनोपॉज के करीब खवातीन के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तो उसमें आप क्या हाँ, रिकमेंड करते हैं कि क्या उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या कुछ इस तरह से? हाँ, मोस्ट ऑफ ये एक निग्लेक्टेड पार्ट है हमारी कम्युनिटी का। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हमने भी बिल्कुल ऐसे ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है खवातीन के हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में तो ऑलमोस्ट 42-3 की रेंज में ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो कट ऑफ एज जो है ना 45 टू 50 है और पेशेंट के शुरू में 1 ईयर तक बिल्कुल ही मैसेज नहीं आया, फिर आप लेवल कर देते हो 45 के बाद के मेनोपॉज है। और मेनोपॉज वाले इनिशियल शॉर्टनिंग ऑफ साइकिल या फिर साइकिल में डिस्टरबेंस 1 से 2 साल आती है, उसके बाद बिल्कुल सीज हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट में ना हम जब एस्ट्रोजन प्रोटेक्शन फीमेल्स में खत्म हो जाती है ना, जब साइकिल रुक जाता है, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एमआई, इनका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो इन पेशेंट्स में कुछ पेशेंट हार्ट फ्लैशेस के साथ भी चेहरे से, हाथ पाँव से गरम गरम यानी कि फीलिंग्स आती हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। और इन पेशेंट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, स्लफिंग ऑफ होना शुरू हो जाती है, डिस्प्रोनिया के साथ भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इन पेशेंट्स को ज़रूर पेरीमेनोपॉज़ल एज में या मेनोपॉज के साथ 1 to 2 ईयर ज़रूर इनके 5 ईयर तक रिकमेंडेड है कि आप उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें, ताकि जो है ना इनके ये जो जितने फीचर्स हैं, एस्ट्रोजन जो प्रोटेक्शन दे रही होती है वो लॉस हो चुकी होती है। तो उनको चाहिए कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें, ताकि वो इन चीज़ों से जो बॉदरसम सिम्पटम है उनमें लो मूड का होना, एंग्जायटी, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं अगर हम उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालें। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हमें फिर पहले डिग आउट करना होता है कि हिस्टेक्टमी तो नहीं हुई हुई पेशेंट की। अगर हिस्टेक्टमी हुई हुई है तो ओनली एस्ट्रोजन देते हैं, अगर हिस्टेक्टमी नहीं हुई हुई तो फिर यूट्रस इंटैक्ट है तो फिर ओसीपीज के साथ जिनके मिनिमम रिस्क हों वो कॉम्बिनेशन देते हैं, ताकि उनको अंदर डीवीटी या अदर रिस्क ना हो और वो दिल के अटैक से और जो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरापन है उनसे बचा जा सकता है उन पेशेंट। जी। जी, बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो समझती हैं कि अब मेनोपॉज़ आ गया, पीरियड रुक गए तो बस अब अल्लाह अल्लाह करें और कोई मेडिसिन ना लें और फिर जो हाँ, नहीं, फ्रैक्चर्स बिल्कुल, जो लाइफ़ की क्वालिटी ख़राब होती है, वो फिर सारे ख़ानदान को भुगतना बिल्कुल, पड़ती है कि एक पेशेंट जब बेड रिडन हो जाता है और उसकी हड्डियाँ हाँ, जवाब दे जाती हैं, जिस्म काम नहीं करता तो मुश्किल हो जाती है। तो अगर शुरू से ही वो अगर लो डोज़ में ले ले तो बहुत फ़ायदा है डॉक्टर के मशवरे से। तो बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और इन आपने इस पे पेशेंट भी को रोशनी डाली। ना असल बात ये है कि अवेयरनेस नहीं है कि ये हार्मोन हैं जो कम हो अवेयरनेस रहे नहीं हैं है। ओल्ड एज असल में में जाके और हमारे इनको रिप्लेस किया हमारे जा जो सकता है। बिल्कुल, हमारे जो कह लें कि फैमिली मेंबर्स हैं या मुआशरा है, वो कहते हैं जी बुढ़ापा आ गया है, ये अब टेंशन लेती है, ये ज़हनी दबाव का शिकार है। जी, वो उसको बिल्कुल।
मेंटल एंग्जायटी की तरफ लेबल करके उसकी जो इस एज की हेल्थ है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। और यही बिल्कुल, पेशेंट फिर आप देखते होंगे कि हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर के साथ या फिर स्पाइनल फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये वर्टिब्रेस के होते हैं बिल्कुल। और उनकी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट है। जी, और आपके कार्डियक डिज़ीज़ एक्सपीरियंस के में साथ होगा भी। आपने काफ़ी सारे पेशेंट कोई पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्पटम के साथ आए हों और आपने मेडिसिन दी और आपका फीडबैक भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बिल्कुल कि सर, मैंने किस तरह पेशेंट्स का को दी क्वालिटी ऑफ मेडिसिन लाइफ क्योंकि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बहुत आ रहा है यंग पेशेंट्स में। तो इस यंग तरह के पेशेंट पेशेंट को तो बिल्कुल लाज़मी हम देते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो यंग पेशेंट हैं 38-40 की एज में और हाँ, बिल्कुल। जो है दूसरा ये अब कि जो अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ख़वातीन आती हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आ गई है। तो अभी काफ़ी हद तक सोशल मीडिया जब जी, से थोड़ा एडवांस हुआ है ना, लोग साइन सिम्पटम का सुन के अपने मालिज से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। जी। तो मैं सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आपने बहुत सारे सवालों के अच्छे जवाब दिए। अब मैं लास्ट में आपका एक ऑडियंस के लिए मैसेज लेना चाहूँगी। हमारी जितनी फ़ेसबुक और यूट्यूब की ऑडियंस आपको देख रही है, उनके लिए बीइंग एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल एक तो मैं कहूँगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे पेरेंटिंग में एक शामिल होनी चाहिए। बच्चों की हेल्थ सेक्स एजुकेशन हम करें। जी, उनकी डेवलपमेंटल फेज़ को ऑब्ज़र्व करें। बच्चा जब 5, 6, 7 साल की उम्र में 8 से 12 साल की उम्र में मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर जो चेंजेज़ आती हैं, उनको ऑब्ज़र्व करें। अच्छा, उस दौरान उनके सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टर को वालिदैन देखें, ऑब्ज़र्व करें। उनमें कोई नॉर्मल से एब्नॉर्मल फ़ील होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। कोई बच्चा एब्नॉर्मली जिनकी हाइट बढ़ रही है या कोई ग्रोथ नहीं कर रहा, वही एक डिग ऑफ टाइम है कि वो अगर आप अपने मालिक के पास चले जाएँ, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे कि उसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, कोई ग्रोथ हार्मोन की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर वो पूरी हो गई, तो एक पूरी हाइट अटेन करें। जैसे हमारे कह लें कि सोशल माशरे में एक स्टिग्मा है छोटी कद, तो जी अगर बिल्कुल। किसी बच्चे को प्रॉपर तशख़ीस हो के उसकी हाइट हमने बढ़ा दी, कह लें कि वो पूरी लाइफ़ के लिए हमारा एक कह लें कि उसके लिए भी बड़ा इफ़ेक्टिव होगा, वालिदैन के लिए भी इफ़ेक्टिव होगा। बिल्कुल सर और सेकंडली लोग जो है ना, आजकल ऐड आए होते हैं कि छोटे कद को बड़ा कीजिए और लोग उन एड्स के पीछे अखबारों में और फ़ेसबुक पे हाँ, कई लाखों रुपए ज़ाया कर देते हैं, कद फिर भी बड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब है बिल्कुल जिसने देखिए कद का इश्यू है जिस बच्ची को या बच्चे को उसको आपके पास रेफ़र करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल उस लिहाज से लेकिन वो भी एक एज लिमिट है। उस मसलन अब किसी की 21-22 साल उम्र हो गई है और वो फिर तो जेनेटिकली एपिफिज़ियल क्लोज़ हो गए, उस वक़्त तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा था कि जो 9 से लेके 15-16 साल की उम्र है, उसमें वालिदैन अपने बच्चों की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके ऊपर ज़रूर सोचें, करें डिस्कशन। और सेकंडली जो पेशेंट जिनके चेहरे पे सेसिज बाल आ रहे हैं या फिर जिनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, वो इनिशियली कम से कम गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से ज़रूर एक दफ़ा असेस करें, अपनी वजह ज़रूर सर्च आउट करें कि वो क्यों है। और जो कंसीविंग जो इनफर्टिलिटी का है कि ये एंडोक्राइन और गायनी के लोग मिल के और मैं मिलकर कहता हूँ कि जॉइंटली काम काफ़ी सारे जॉइंट लोग हाँ, बिल्कुल, जॉइंटली काम करके रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए और इनिशियली वर्कअप पॉइंट ऑफ व्यू डिग आउट करके, वजह ढूँढ के, उसके कारण अगर एक फाइनल नतीजे पे पहुँच के काफ़ी सारे लोगों के घरों को वो खुशियाँ दे सकते हैं। एंडोक्राइन और ऑब्स्ट्रक्शन आपस में मिल के कि हम उसको एक बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत अच्छी आपने बात की और वाक़ई ये मिलकर अगर काम किया जाए, एक कोलैबोरेशन में काम किया जाए और आपस में केस इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड हैं डिस्कस कर लिए जाएँ। बिल्कुल इनफर्टिलिटी ऐसे स्पेशलिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मिल बैठ के डिस्कस कर लें, एज़ अ पैनल वो काम कर लें, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और मैंने देखा है कि बहुत से हमारे आईवीएफ सेंटर जो रिप्रोडक्टिव सेंटर हैं, वहाँ पे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एज़ अ विजिटिंग फिजिशियन आते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल आते हैं और यहाँ करते हैं, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और आखिर में ये बताएँ कि आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं ताकि पेशेंट अगर हमने आपके पास रेफ़र करने हैं या जो ऑडियंस आपको देख रही है, उनको कोई प्रॉब्लम है, अपनी टाइमिंग भी बताएँ, अपना बिल्कुल एड्रेस भी बताएँ। हाँ, बिल्कुल जी मॉर्निंग टाइम में तो निस्तर 2 में हमारा एक मेडिकल डिपार्टमेंट है, वहाँ पे पेशेंट विज़िट कर सकते हैं।
और इवनिंग में अली मेडिकल कम्प्लेक्स है चुंगी नंबर 1 पे, चनाब और साउथ पंजाब हॉस्पिटल के सामने। वहाँ पे 3 to 8 हम प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर में 0332 0270 600 अपॉइंटमेंट नंबर है। ये आप डे टाइम में 10 से 12 के दरमियान अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर कुछ लोग निश्तर विजिट करना चाहते हैं तो निश्तर 2 हम मॉर्निंग 8 to 2 अवेलेबल होते हैं। ठीक है सर, आपका नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, अपॉइंटमेंट के लिए जो नंबर है, ताकि जो है जो लोग आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं उनको मुश्किल ना हो। 03,000 0270 600 ये जी अपॉइंटमेंट है। ये 9 से 12 बजे तक पेशेंट के लिए ओपन होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, इसको हम मेंशन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में भी। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि आप हमें टाइम दें और कुछ और टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करें। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपके नेक्स्ट वैल्यूएबल मीटिंग टाइम आप का, मैं थैंक यू कहूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये जो थायराइड और प्रेगनेंसी है इसके ऊपर काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, जी प्लान बिल्कुल आउट करेंगे। बिल्कुल, असल में हमारा ये होता है कि 40 मिनट का सेशन होता है, तो सेशन लंबा हो हाँ जाए तो जी। लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम उसको नेक्स्ट पे रख लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह मैं जब भी वही कह आपके रहा पास था टाइम हो तो हम इस हम टॉपिक को, प्रेगनेंसी को अलग से डिस्कस करेंगे, प्रेगनेंसी और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। काफी अल्लाह हाफिज।